अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट 1000, जिसे हम IAPN 1000 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स, कंप्लीट स्टैंडर्ड तो हम इसको नहीं कहेंगे, ये एक स्पेशल कंसीडरेशंस हैं इन ऑडिटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनके रिलेटेड ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं। ठीक है, मोस्टली ये अनएड्रेस ही रहते हैं सिलेबस में, क्योंकि इनका मतलब कोई इतना ज़्यादा आई कैप की जो ग्रिड लाइंस है उसमें इनका ज़िक्र नहीं है, लेकिन ये चूँकि सिलेबस का पार्ट है तो ये टेस्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम खैर वो इस स्टैंडर्ड से तो या इस गाइडलाइन से तो क्वेश्चंस नहीं था ऑडिट में, जो एडवांस ऑडिट के पेपर्स में आया था, लेकिन दैट इज़ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बहुत से चांसेस हैं कि ये भी एड्रेस हो जाए किसी पेपर, मतलब एग्जामिनर इसको भी टच कर ले। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की करेंगे कि इसको हम जो है क्विकली एक ओवरव्यू लें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये लेक्चर लेने से पहले आप अगर रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं या रिपोर्टिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको जो कि IFRS 9 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपको उसके IS 32 जो है आपको उसके नोट्स वगैरह को रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेसिफिकली आपको हेज अकाउंटिंग, ठीक है, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज और डेरिवेटिव्स से रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं, आपकी स्टडी है, आपने उसको एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आपने इस लेक्चर के जो है लेक्चर को सुनना है, इसको देखना है। ठीक है, क्योंकि आप एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर चीज़ें आपकी ग्रिप में होंगी और इंशाल्लाह आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस हैं बेसिकली ये दूसरे स्टैंडर्ड से थोड़ा मुख्तलिफ है। देखें, आपको इसके स्ट्रक्चर से ही नज़र आ रहा होगा कि मतलब इसमें कोई स्कोप वगैरह का जिक्र नहीं है, कोई डेफिनेशंस या कुछ हिस्सा नहीं है, ये सेक्शंस में बटा हुआ स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे सेक्शन 1 है, उसमें क्या है कि आपको हम वो बताएंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पर्पस क्या होता है, उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, उसके रिलेटेड कंट्रोल क्या होने चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, एग्जिस्टेंस, इसकी जो अजर्शंस हैं हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। अब देखें ना, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और एग्जिस्टेंस का जिक्र है, दैट इज़ प्योरली रिलेटिंग टू द बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम्स। तो लिहाजा ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हो सकते हैं, इसीलिए इन्हीं असर्शंस का जिक्र है जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जी ये बेसिकली हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस बताएगा ये सेक्शन जो है, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, आपने इनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैसे करनी है, ऑब्जर्वेबल इनपुट्स क्या होती हैं, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स क्या हैं। ठीक है, एक्टिव मार्केट्स क्या हैं, इनएक्टिव मार्केट्स क्या हैं, हम इसकी फेयर वैल्यू जो मेजर करते हैं तो आप कौन कौन सी मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स अगर आपने हायर किए हैं इस काम के लिए, क्योंकि ये इसमें फेयर वैल्यू की मेजरमेंट इन्वॉल्व है और मॉडल्स इन्वॉल्व हैं जिनकी एडुकेसी, उनकी रीज़नेबलनेस एस्टिमेट्स की देखने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लिहाजा आपने उनके काम को कैसे वेरीफाई करना है, तो इसमें बेसिकली गाइडलाइंस हैं। ठीक है, उसके बाद जी डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है और दूसरा सेक्शन क्या है, ऑडिट कंसीडरेशन। सबसे पहले वो आपको बैकग्राउंड बताएंगे कि बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या रिस्क हैं, क्या उससे रिलेटेड कंट्रोल्स होने चाहिए, अगर उसकी फेयर वैल्यू हमने मेजर करवाई है तो एक्सपर्ट्स की काम को कैसे आपने एवेलुएट करना है। उसके बाद है ऑडिट, ये मतलब पहला जो सेक्शन है वो अकाउंटेंट्स के लिए भी है और चार्टर्ड और जो ऑडिटर्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है वो प्योरली रिलेटिंग टू ऑडिटर्स है, क्योंकि देखें अगर किसी को अकाउंटिंग सही आती होगी, मतलब एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा ऑडिटर होता है। ठीक है, तो फिर आप दूसरे सेक्शन पे आते हैं कि मैंने अब इसको ऑडिट कैसे करना है। अगर मैं ऑडिटर्स हूँ किसी कंपनी का और कंपनी ने के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में उन डील कर रहे हैं तो मैंने उनको कैसे ऑडिट करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 होगा इसका। उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे आपने इंश्योर करना है, प्लानिंग कंसिड्रेशन कैसे इंश्योर करनी है। ठीक है,
अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल करना है। तो ये चीज़ें आप सेक्शन 2 में देख लोगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड्स इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपने बस इसका एक क्विकली गो थ्रू करना है, ओवरव्यू लेना है, मतलब इसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना। सिलेबस में है क्योंकि, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लिहाजा हमें इसके मतलब चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ताकि जब कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल अनसीन ना लगे, आप उसको आसानी से कर सकें, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने हाइलाइट्स की हुई हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा स्टैंडर्ड भी अपलोड कर दूँ ताकि आप हाईलाइट शुदा जो चीज़ें हैं उन्हीं को देखें। सबसे पहले डेफिनेशन है जी, क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बी यूज्ड बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंटिटी, यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन अभी नेक्स्ट आएगी। उसके बाद जी आइज़ा 540, अब इसमें ना स्टैंडर्ड की लिंकेजेस हैं थोड़ी, वो आपने थोड़ा ध्यान से देखनी है। जैसे आइज़ा 540 है, दैट इज़ रिलेटिंग टू ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है, उनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें भी चूंकि फेयर वैल्यू पे आपको पता है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अगर लेट्स सपोज एसेट्स हैं तो वो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की 3 क्लासेस हैं, इक्विटी की 2 क्लासेस हैं और फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी इनमें शामिल है। जैसे कि अगर आप इसको मेजर कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो इस केस में आपको ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जो है उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड आइज़ा 540 उसका पता होना चाहिए, ठीक है। कि आपने एस्टीमेट्स अगर की इवैल्यूएशन करनी है तो आप कैसे करेंगे इवैल्यूएशन उनकी। उसके बाद आइज़ा 315 से इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कंपनी है फाइनेंशियल में डील कर रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से इन्होंने अपने रिस्क को कंट्रोल्स जो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से हेज किए हुए हैं, तो आप प्लानिंग के टाइम पे ही सोच लेंगे कि हमने कैसे इसको काम करना है, ठीक है। और एज 330 से आप इसके रिस्पॉन्सिव जो है वो प्लान करेंगे कि मैंने इनको कैसे इससे रिलेटेड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसको कम करना है। आइज़ा 500 से इसका लिंक क्या है कि आपने इस पे एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो वो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपने सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है। उसके बाद है द पर्पस ऑफ दिस IAPN इज़ टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और डिस्कशन ऑफ ऑडिट कंसिडरेशन, दैट इज़ द सेक्शन 1 and 2 दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। उसके बाद है जी, दिस IAPN इज़ रेलिवेंट टू ऑल साइज ऑफ एंटिटीज़, ठीक है, स्मॉल साइज हैं, वो पब्लिक लिस्टेड हैं, वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से अपने रिस्क को कवर कर रही हैं तो आपने ये स्टैंडर्ड जो है उन पर अप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद है जी, दिस IAPN इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू बोथ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, ठीक है। बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, लिहाजा इसीलिए इन पे जो असर्शन है वो अकाउंट जो है बैलेंस शीट से रिलेटेड जो असर्शन है वो इन पे एप्लीकेबल है। उसके बाद है जी, दिस IAPN डज नॉट डील विद द इंस्ट्रूमेंट सच एज, ये IAPN किन इंस्ट्रूमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है? द सिंपलेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज कैश, सिंपल लोन्स, ट्रेड डिस्काउंट्स, ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेड पेबल्स पर एप्लीकेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज़ उन्होंने स्पेसिफिकली निकाल दिया कि वो स्टैंडर्ड के एम्बिट में नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके बेसिकली अपने स्टैंडर्ड्स हैं, हम इनको जब इनसे रिलेटेड स्टैंडर्ड जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका IFRS 4 जो अंडर कंसिड्रेशन है, अभी SCCP ने इसको अप्लाई नहीं किया, आई थिंक अप्लाई शायद बैंक्स वगैरह पे अप्लीकेबल है, बाकी अभी जो दूसरी एंटिटीज़ हैं उन पे ये जनवरी 2026 से अप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद है जी, आल्सो दिस IAPN डज नॉट डील विद द स्पेसिफिक अकाउंटिंग इशू सच एज हेज अकाउंटिंग, प्रॉफिट और लॉस ऑन इंसेप्शन, ठीक है, ऑफसेटिंग, रिस्क ट्रांसफ़र, इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग लॉस प्रोविजनिंग, उन पर भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर ये एप्लीकेबल किस पर है? मतलब अब देखें स्टैंडर्ड की लैंग्वेज इस तरह है कि ये स्टैंडर्ड ना तो फाइनेंशियल एसेट्स, सिंपल फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी जैसे कि कैश, सिंपल लोन्स, ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, उन पर एप्लीकेबल नहीं है। और स्पेसिफिक अकाउंटिंग इशू सच एज हेज अकाउंटिंग, ठीक है, कैश फ्लो हेज, फेयर वैल्यू हेज,
या जो इम्पेयरमेंट है उन पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऑडिटिंग के मतलब अकाउंटिंग के स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, ठीक है। उनको हम ऑडिट करते हुए मतलब उनकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, उनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स ओवरऑल जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देता है इन चीज़ों को, ठीक है, कि इस पर आप जो है ना इसकी एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी लास्ट जो अटैम्प्ट गुजरी है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, आप हमें जो ऑडिट एडवांस ऑडिट का क्वेश्चन था, आई कैप में बात कर रहा हूँ उसमें, तो उसने हेज अकाउंटिंग का पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप मतलब स्पेसिफिकली इन्होंने उसको एक्सक्लूड किया हेज अकाउंटिंग, तो ये आईपीएन उस पर एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। वो एक जेनेरिक तो हम नहीं कह सकते उसको, हेज अकाउंटिंग से रिलेटेड था, लेकिन आप उसमें अगर आप हेज की अकाउंटिंग का पता है तो आप उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये मतलब स्टैंडर्ड कहने का मकसद ये कि जो गाइडलाइंस है ये ओवरऑल एप्लीकेबल हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं कि जो गाइडलाइंस ने एक्सक्लूड कर दिया कि उन पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है दिस IAPN फोकस ऑन द असर्शन ऑफ वैल्यूएशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बट आल्सो कवर इन लेस डिटेल एक्यूरेसी एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये उनकी वैल्यूएशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को ज़्यादा फोकस करता है और दूसरी एजर्शंस को कम। उसके बाद है जी दिस IPN यूज द टर्म मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है, टू द टू रेफर द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द फेयर वैल्यू मेजरमेंट। आपको पता है फेयर वैल्यू मतलब एस्टिमेशन की बेस पे होती है, ठीक है, मे बी ऑब्जर्वेबल इनपुट्स हों या अनऑब्जर्वेबल, इसलिए स्टैंडर्ड इसके लिए लफ्ज़ जो यूज़ कर रहा है वो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है। उसके बाद ये सेक्शन 1 स्टार्ट हो गया, बैकग्राउंड के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है, विच गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको उन्हें पता चलाना है कि ये फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी है, तो आप सबसे पहले इश्यूर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इश्यू जिसने किया है उसके लिए ये क्या है, ठीक है। अगर उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या एसेट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो इससे ऑपोजिट जो होगा ट्रीटमेंट वो दूसरे के लिए होगा जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है। उसके बाद है जी द हायर द वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो टू चेंज इन मार्केट कंडीशन द मोर कम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन द फेयर वैल्यू। अब देखें आपको पता है फेयर वैल्यू भी अगर हमने इसको मेजर करना है तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होल्ड करती हैं या नहीं, जिसकी बेस पे हमने इसकी फेयर वैल्यू की थी, ये सारे एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है। उसके बाद है जी फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद है इसमें क्या चीज़ है, पर्पज़ एंड रिस्क ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हेजिंग पर्पज़ है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमने किए होते हैं उनके लिए हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने आप को जो प्राइस रिलेटेड रिस्क हैं उनको कवर करने के लिए कि फ्यूचर में हमें कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है, इन चीज़ों को हेज करने के लिए आप इसको देख रहे होते हैं। उसके बाद है जी द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन रिड्यूस एक्सपोजर टू सर्टन बिजनेस रिस्क, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड रिस्क अगर आपको मतलब अगर आप इनको हेज नहीं करते इस तरह से तो आपको लॉस हो सकते हैं, तो आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अपने एक्सचेंज रेट अगर आपने कोई लोन वगैरह लिए हुए हैं या अब बाहर से कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आपकी फॉरेन करेंसी में, तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये बिज़नेस से रिलेटेड रिस्क है, एक अकाउंटेंट को या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को और एक ऑडिटर्स को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बैकग्राउंड क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि उसे इन चीज़ों का जब पता होगा तो ऑडिट में उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। उसके बाद बिजनेस रिस्क एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्रीजेज व्हेन द मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस do not fully understand the risk using financial instrument, do not have expertise। अब देखें ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना ये जदीद इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब एक मैनेजमेंट अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करना स्टार्ट कर दे जो कि पहले नहीं करती थी और उनके पास
रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि वो इससे नुकसान कर दें कंपनी का, ठीक है, नुकसान उठाएं। तो ये ऑडिटर के लिए भी एक रिस्क की मतलब एक साइन है, इंडिकेटर है कि अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली जो है क्वालिफाइड नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंपनी को लॉस कम शो करवाने के लिए, अगर उन्हें हो गया है किसी वजह से, इनमें मिस स्टेटमेंट करे या मतलब जो है इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ठीक है। उसके बाद जी है, या इनअप्रोप्रिएटली हेज रिस्क और स्पेकुलेट। इनअप्रोप्रिएटली का मतलब ये है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, बाहर से आपको पैसे आने थे फॉरेन कंट्री से, लेट्स सपोज $100,000 आने थे, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है फॉरवर्ड का या फ्यूचर का, वो $150,000 का कर लिया। तो इस केस में आपने इनअप्रोप्रिएटली उसको हेज किया है, ठीक है। मतलब आपको आने थे, आपको पता है 100,000 रुपीज़ आने हैं, लेकिन आपने कहा खैर है इसको 150 का कर लेते हैं, 50,000 मुझे बाद में भी आने हैं, लेकिन बाद में रेट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो आप एक रिस्क को कवर करते हुए दूसरे में ना मतलब लॉस कर लें, तो ये इनअप्रोप्रिएटली हेज भी होता है। ये तभी होता है जब मैनेजमेंट प्रॉपरली जो है क्वालिफाइड ना हो या उनको इन चीज़ों को डील करने का पता ना हो, ठीक है। उसके बाद है जी, द प्रिंसिपल टाइप ऑफ रिस्क एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर बिलो। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने या कंपनी है ए, उसने कोई क्रेडिट इशू किया है, ठीक है, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है उसने। उसने कहा कि ये आप डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदें, ठीक है, इसकी फेस वैल्यू ₹100 है, आप हमें आज ₹90 दे दें, आज से 3 माह बाद आइएगा, हमसे आप ₹100 ले लीजिएगा, ठीक है। उसने बेसिकली डिस्काउंट नोट टाइप इशू कर दिए, ठीक है। तो अब रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क क्या हो सकता है कि जिस पार्टी से हमने ख़रीदा है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो है बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, या वो अपनी लाइबिलिटी को, अपनी ऑब्लिगेशंस को प्रॉपरली फेल टू डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, एन ऑब्लिगेशन। तो क्या हो, क्रेडिट रिस्क है, काउंटर पार्टी का रिस्क है। उसके बाद है मार्केट रिस्क, कि अगर कोई बैंक्स वगैरह हैं या कोई गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं जिन्होंने ये फाइनेंशियल इशू किए हैं, उस डेट पे उसकी क्या मार्केट वैल्यू थी, और बाद में किसी भी वजह से उसकी प्राइस में कोई चेंज आ जाए ड्यू टू करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कमोडिटी एंड इक्विटी प्राइस रिस्क, ठीक है, तो दैट इज़ प्योरली रिलेटिंग टू द मार्केट, ठीक है। मार्केट रिस्क क्रेडिट रिस्क से कैसे डिफरेंट है, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड है प्योरली उस एंटिटी से, उस इशूअर से जिसने इसको इशू किया, और मार्केट रिस्क है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इशूअर, ठीक है। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो लेजिस्लेशन चेंज होगी, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि डॉलर्स बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स जो मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए। तो अब इससे जो हमने मतलब उस कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट इशू किए थे, उसकी फेयर वैल्यू पे कोई अगर जो है चेंज आए, तो मार्केट से रिलेटेड रिस्क है। उसके बाद है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क है कि आपने इंस्ट्रूमेंट बाय किया, परचेज़ किया, ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी थी, अब किसी भी वजह से मार्केट में उसकी ट्रेड रुक गई है, ठीक है, या उसकी प्रॉपरली इनएक्टिव मार्केट है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ फॉर दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये रिस्क क्या है, लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ऑपरेशनल रिस्क। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है रिस्क, ठीक है, आपने इसको लाजमी करना है, क्योंकि इसमें से हो सकता है क्वेश्चंस टेस्ट हो जाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑपरेशन रिस्क क्या है, रिलेट्स टू द स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैनेजमेंट को प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए, इन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करने से पहले आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपने इस इंस्ट्रूमेंट को जब इसमें इंटर हो गए हैं, तो आप इसको रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं कि हमें कोई लॉस वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो प्रोसेस से रिलेटेड हैं, अगर उनमें कोई कमी बेशी रह जाए, तो वो ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, ठीक है, दैट अराइजेज फ्राम पोर मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अराइज हो सकता है। अब ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड्स क्या है, द रिस्क दैट कंफर्मेशन एंड रिकन्सिलेशन कंट्रोल्स आर इनएडुकेट। अब होता ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अक्सर हमने ये एक्सचेंज हाउसेज से, या जो कि मार्केट है जैसे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, उनसे हमने ये बाय किए होते हैं, ठीक है, बाय किए होते हैं या सेल किए होते हैं। मोस्टली बैंक्स वगैरह इनमें ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, और कुछ कंपनीज हैं जिनकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बिजनेसेस हैं, तो उन्हें पेमेंट्स करना भी होती हैं, और उनसे
रिसीव भी करना होती है फॉरेन पार्टी से, तो वो मोस्टली इन कॉन्टेक्ट्स में डील कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि प्रॉपरली एक कंफर्मेशन और रिकन्सिलेशन बननी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास आपके रिकॉर्ड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्या वैल्यू है, और एक्सचेंज हाउसेस या जो कमोडिटी हाउसेस हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे हैं, कमोडिटी या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की जो हैं, उनके अकाउंट्स में उसका कितना बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपने अगर आप उसको ठीक तरीके से नहीं देख रहे तो ऑपरेशनल रिस्क है, मतलब आप प्रॉपरली उनसे कंफर्मेशन नहीं ले रहे, रिकन्सिलेशन नहीं करवा रहे। ठीक है, तो आप हो सकता है कि इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है द रिस्क दैट देर इज़ अ इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आप ट्रांजेक्शन को मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आ रही कि ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, एक अब मैंने इसको रिपोर्टिंग डेट दरमियान में आ गई, तो मैंने इसको कैसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, अपडेट करना है। तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो है इग्नोर करें और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ना हो सके। ठीक है, अगर आप उनको मोनिटर नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट मॉनिटरिंग। उसके बाद है द रिस्क दैट ट्रांजेक्शन आर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। ठीक है, उसके बाद है, अभी आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए इसको ना जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी और भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपको मैंने एक दफ़ा ओवरव्यू दे दिया है, बता दिया, तो आपको इंशाल्लाह पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद है द रिस्क दैट अनड्यू रिलायंस इज़ प्लेस्ड बाय स्टाफ ऑन द एक्यूरेसी ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक। अब वैल्यूएशन की जो टेक्निक है, हो सकता है वो मॉडल्स होते हैं, बेसिकली एस्टिमेट्स होते हैं, आप उसमें अनड्यू रिलायंस भी ना करें। आप हर दफ़ा जो मॉडल अप्लाई हो, वैल्यू हो, अब उसकी रीजनेबलनेस, एडुकेसी को भी चेक करें। ठीक है, कि क्या एस्टीमेट और जो अजम्पशंस उन्होंने यूज़ किए हैं, वेदर दे स्टिल होल्ड ट्रू एट दिस करंट टाइम एज वेल। ठीक है, उसके बाद द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस एंड सिस्टम्स। आप उनको प्रॉपरली इंटरनल आपके प्रोसेस और सिस्टम है उसको देख नहीं रहे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि फ्रॉड वगैरह का इशू भी, रिस्क भी राइज हो सकता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि मोस्टली लोग इनसे अवेयर नहीं होती, और मैनेजमेंट्स जो है वो भी, मतलब लाजमी नहीं है कि अवेयर ना हो, लेकिन मोस्टली नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है जी लीगल रिस्क भी है। वो क्या है, कोई रेगुलेटरी बॉडी ने या आपकी लीगल बॉडी ने कोई कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया है और आपने उसको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ठीक है, तो हो सकता है कि आप उससे इफ़ेक्ट हों। ठीक है, लेट्स सपोज आप कोई नेटिंग अरेंजमेंट करते हैं। अब ये जो बीएफडी ख़ास तौर पे पढ़ रहे हैं या जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कहा था कि आपने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, सबसे पहले उनको, मतलब अपने नोट्स को लाजमी रिवाइज करने। ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा ऑडिटर भी होता है। ठीक है, आपको उन चीज़ों का पता है, तो फिर इन चीज़ों को समझने में आपको ना ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। उसके बाद है जी कंट्रोल्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पेमेंट्स क्या है। एन एंटिटीज कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव व्हेन मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस हैव इस्टेब्लिश एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, इस्टेब्लिश अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस रिलेटिव टू द साइज ऑफ द एंटिटी। और ये मतलब कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपने उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने जो रिस्क मिटिगेशन उनके टूल्स हैं, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन पर एप्लीकेबल है, तो उन्होंने इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर वो डील कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड स्पेसिफिकली टीओआरस बनाने चाहिए। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि क्या वो प्रॉपरली मतलब जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, उनकी एग्जीक्यूशन हो रही है या नहीं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब देखें हर कंपनी का ना रिस्क जो एपेटाइट है कि वो कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं या वो कितना रिस्क ले सकते हैं, ये डिफरेंट होती है हर कंपनी की। ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज़, चाहे वो इन्वेस्टिंग पॉलिसी हो, रिलेटिंग टू फाइनेंशियल डाइवेस्टिंग पॉलिसी हो, जो भी हो, आपने उनको प्रॉपरली जो है फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने उनको ड्राफ्ट करना है, देन इम्प्लीमेंट करवाना है, और फिर उसको कंटिन्यूसली या रेगुलरली मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद चीन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये बेसिकली कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ये है कि एक बंदे ने जिसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एंटर होने के लिए मतलब एप्लीकेशन दी है या वो एंटर हुए हैं, तो अब उससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं कि उसकी रिकन्सिलेशन चेक करना, कंफर्मेशंस चेक करना, वो दूसरे लोग होने चाहिए। मतलब
उनसे हायर अथॉरिटी हो ताकि वो उनको प्रॉपरली रिव्यू कर रहे हैं, अपने कंट्रोल्स को मॉनिटर करना है। उसके बाद है जी कैप्चरिंग रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन सच एन इन्वायरमेंट इज सिग्निफिकेंटली मोर चैलेंजिंग देन फॉर एन एंटिटी विद ओनली अ फ्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कि अगर एक कंपनी है वो चंद एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से ही मतलब उनका वास्ता है और उन्हीं में वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये उन एक वो कंपनी है जो कि ज़्यादा को देख रहे हैं, तो उनके में ज़्यादा मतलब एक चैलेंजिंग काम है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आप उनके एजर्शंस को कैसे वो करना है, या आपने ट्रेड कन्फर्मेशंस और क्लियरिंग हाउसेस से अपने बैलेंसेस को टाई करने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस हो तो उसकी रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करनी है प्रॉपर, तो उससे ये होगा कि आप इनको प्रॉपरली देख रहे होंगे और आप इससे नुकसान नहीं उठाएंगे, मतलब आप जिन रिस्क को कवर करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स में आप डील कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, इन्फोर्सिंग रिगरस रिकन्सिलेशन, आपने अपने डिपार्टमेंट को कह देना है कि भाई कोई डिफरेंस ना है आप में, आपके अकाउंट बैलेंसेस में और जो कि एक्सचेंज वगैरह से, जो मर्केंटाइल एक्सचेंजेस से चीज़ें आ रही हैं उसमें अगर डिफरेंस है तो आप उन्हें कहें कि प्रॉपर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, इसकी रिकन्सिलेशन बनाएं। ठीक है, ताकि आपके बैलेंस जो हैं वो प्रॉपरली रिकनसाइल रहें। ठीक है, उसके बाद देखें जी रिकन्सिलेशन विद बैंक्स एंड कस्टोडियंस आपने करवानी है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रिकन्सिलेशन इज इनहांस्ड व्हेन फाइनेंस और अदर बैक ऑफिस स्टाफ रिव्यू एंट्री इन ऑल जनरल लेजर अकाउंट टू इंश्योर दैट दे आर वैलिड एंड सपोर्टेबल। ठीक है, तो जो बैक ऑफिस वाले जो लोग हैं वो इनको देखें, रिव्यू करें एंट्रीज़ को, जनरल लेजर्स को, और देखें क्या है वो वैलिड हैं, सपोर्टेबल हैं। उसके बाद है जी इन एंटिटी विद अ हाई वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजैक्शन रिकन्सिलेशंस कन्फर्मेशन कंट्रोल में बी ऑटोमेटेड। ठीक है, तो ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं ये कंट्रोल्स। उसके बाद जी है सम ट्रांजेक्शन में बी कैंसल्ड और अमेंडेड आफ्टर इनिशियल, एक दफ़ा आप एंटर हुए, ठीक है, लेकिन आपने कैंसिल कर दिया या अमेंड कर दिया, तो आपने अपने रिकॉर्ड्स को भी ना उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं उनको भी अपडेट करने लें। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो मे बी देर मे बी चांसेस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हो सकता है कि आपने कैंसिल कर दी हो लेकिन आपके रिकॉर्ड्स में वो चीज़ें वैसे ही चल रही हो कि अभी ये चल रहे हैं और उसकी पेमेंटें हुई जा रही हों, उसकी एग्जीक्यूशन हुई जा रही हो। ठीक है, होता नहीं है नॉर्मली केसेस में, लेकिन कुछ एंटिटीज़ हैं जिन्हें इंस्ट्रूमेंट्स उनकी मैनेजमेंट को, उनके जो स्टाफ उसको नहीं पता, तो हो भी सकता है, रिस्क है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद अ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग सीनियर एम्प्लॉय टिपिकली रिव्यू डेली प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स वगैरह हैं, उदारबाज कंपनी है, लीजिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अगर वो इनमें डील कर रही हैं तो उनको एक सीनियर एम्प्लॉय जो है वो रेगुलरली ना डेली रिव्यू करते हैं उनके प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, ताकि एक प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जी वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्ट क्या होगी, अब ये डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अगर वो डेरिवेटिव्स हैं तो मोस्टली क्या है स्टैंडर्ड के फेयर वैल्यू पे मैयर होते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। और अगर फेयर वैल्यू पे मैयर होते हैं, आप देखें ना, अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसकी 3 क्लासेस होती हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है, अब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और ओसीआई जो है ये फेयर वैल्यू से रिलेटेड है, आपने इनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट करनी है। ठीक है, जो कि आप आईफ्रस 13 है उसमें देख रहे होते हैं कि ऑब्जर्वेबल इनपुट से करनी है या अनऑब्जर्वेबल इनपुट से, आपकी एक्टिव मार्केट है या इनएक्टिव मार्केट है, उस हिसाब से आपने करनी है। तो अगर आप उसको उस पर लॉस आए या प्रॉफिट जो भी आए, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ओसीआई में रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो बैकग्राउंड बताना चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब देखें जी इनपुट का जिक्र आ गया कि एक लेवल 1 की इनपुट्स होती हैं, लेवल 2 की। लेवल 1 की इनपुट क्या है, कोटेड प्राइसेस, कि एक इंस्ट्रूमेंट जो आपने परचेज़ किया है या सेल किया है वो लिस्टेड है। ठीक है, तो उसकी जो इनपुट है वो ऑब्जर्वेबल इनपुट हम उसको कह सकते हैं। अनएडजस्टेड मतलब अनएडजस्टेड क्या, कि उसमें कोई चीज़ एडजस्ट नहीं की हमने, बस मार्केट में ट्रेड हो रहा था तो उसकी फेयर वैल्यू देख ली। ठीक है, उसके बाद है लेवल 2 इनपुट अदर देन कोटेड प्राइसेस, कि ऐसी इनपुट जो कि ऑब्जर्वेबल हैं। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे लेकिन आप उनको ना किसी तरीके से निकालो, कोई मॉडल लगा के, या लेट्स सपोज एक अनलिस्टेड कंपनी है
ठीक है, फार्मास्यूटिकल। तो उसके अगर इंस्ट्रूमेंट की आपको फेयर वैल्यू मेजर करनी है तो आप देख लें कि इससे रिलेटेड एक कंपनी जो कि लिस्टेड है उसके इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है सेम नेचर के इंस्ट्रूमेंट की। तो क्या मैं उस फेयर वैल्यू में अपने से रिलेटेड रिस्क को एडजस्ट कर लूँ, तो क्या मैं एक एडजस्टेड वैल्यू निकाल सकता हूँ जो है अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए, फार्मास्यूटिकल जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। तो आपने इस तरह की चीज़ों को इसमें इंकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। कोटेड प्राइसेस फॉर सिमिलर फाइनेंशियल एसेट्स हो, अगर आपके मतलब अनलिस्टेड हैं तो देख लें कि मेरे से रिलेटेड जो सिमिलर फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी है एक्टिव मार्केट में उनकी प्राइस क्या है। अगर उसमें कोई डिफरेंस हो तो आप उसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब देखें ना मॉडल्स इस्तेमाल होंगे इसमें, एस्टिमेट हैं, जजमेंट्स हैं कि लेट्स सपोज जो कंपनी है लिस्टेड है उसके फाइनेंशियल की वैल्यू 100 है। फार्मास्यूटिकल मेरे जो कंपनी है उसकी भी फार्मास्यूटिकल है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब मैं 100 को कैसे अपनी जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंपनी बना सकता हूँ, इसके लिए मुझे जो जजमेंट्स हैं, एस्टिमेट हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपनी कंपनी के बोरविंग्स को, मैं अपनी कंपनी के जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कितने परसेंट इक्विटी है, उसमें कितने परसेंट डेट है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या मेरे रिस्क हैं बिज़नेस से रिलेटेड, उसको मैं इनकॉर्पोरेट करके अपनी एक कंपनीज की फेयर वैल्यू की जो है ना एक प्राइस डिटरमाइन कर सकता हूँ। अच्छा जी, लेवल 3 इनपुट क्या है? अनऑब्जर्वेबल इनपुट फॉर फाइन, मतलब आपको सिमिलर एसेट्स भी नहीं मिले, आपको ऐसे एसेट भी नहीं मिलेंगे जिनको आप एडजस्ट करके बना लें। तो इस केस में क्या करेंगे, फिर इस केस में आप जो है मॉडल्स ड्रा करते हैं, ठीक है, कि मेरी कंपनी है फ्यूचर में जाएगी, लेट्स सपोज मैंने 5 साल का मॉडल बना लेता हूँ कि इस रिलेटेड, इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये इनपुट्स आएंगी, ये आउटपुट्स होंगी, फ्यूचर में इसकी ये वैल्यू होगी, ये डिस्काउंट रेट यूज़ करना है मैंने, जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप बीएफडी में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम कैसे इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ये लेवल 3 इनपुट है, ठीक है। अब देखें इस तरह की जब आप इनपुट करते हैं ना तो दीज वैल्यूज़ आर सब्जेक्ट टू बाइस ऑफ मैनेजमेंट। हो सकता है उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लिया हो, ठीक है, आपको पता है ना कम लेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। उन्होंने जो कहा है कि हमारे पास इतने पैसे आएंगे, इतने कम पैसे जाएंगे, तो ये सारी जो है उनकी अपनी मर्ज़ी से फिगर्स आ रही होती हैं, तो इसमें बाइसनेस का एलिमेंट हो सकता है। तो ऑडिटर्स के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं ये कंसीडर करना, इनकी फेयर वैल्यू की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना, उसकी एडुकेसी रीजनेबलनेस को एवेलुएट करना। अब देखें वो एडजस्टमेंट बता रहे हैं कि मॉडल एडजस्टमेंट है कि कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है कि आपने एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए एक लिस्टेड कंपनी की वैल्यू को जो है एडजस्ट करना है। तो इस केस में आप मॉडल एडजस्टमेंट होती है कि कुछ मॉडल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें कोई एडजस्टमेंट्स करना पड़ती है फेयर वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है उनमें कोई डेफिशिएंसी हो जिस वजह से करनी पड़ती हो, या कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड होती है। लेट्स सपोज मैंने लिस्टेड कंपनी की फेयर वैल्यू कुछ और है लेकिन मैं अनलिस्टेड कंपनी है जो मेरी, उसके क्रेडिट एडजस्टमेंट्स में करूँगा कि हमारा क्या मतलब क्रेडिट रिस्क है, क्या हमारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को मैं उसमें जो है इनकॉर्पोरेट करूँगा। उसके बाद है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स, मतलब वही एडजस्टमेंट जो कि प्योरली मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो मैं उनको इनकॉर्पोरेट करके कुछ किसी वैल्यू पे पहुंच सकूंगा, ठीक। अदर रिस्क एडजस्टमेंट और कोई भी रिस्क से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, लेट्स सपोज जो है मेरी किसी भी फैक्ट्री में, या जो कि मेरी बड़ी वर्किंग प्रॉपरली फैक्ट्री थी कंपनी की, उसमें आग लग गई, ठीक है, वो डैमेज होगी, तो हो सकता है कि मैं जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं मैं उनको ऑनर ना कर सकूं, तो इन रिस्क को भी मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने के लिए आपके लिए कि ऑब्जर्वेबल इनपुट क्या होती हैं, अनऑब्जर्वेबल हैं वो क्या होती हैं, कि वो कह रहे हैं कि व्हेन ऑब्जर्वेबल इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल एन एंटिटी यूजेस अनऑब्जर्वेबल इनपुट लेवल 3, ठीक है। मतलब कोई आपकी कंपनी से रिलेटेड सिमिलर कोई एसेट्स जो फाइनेंशियल्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप अनऑब्जर्वेबल इनपुट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, विच इज़ एडजस्टेड इफ़ रीजनेबली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स, ठीक है। other than market participant would use different data, or there is something particular to the entity that is not available to other market participant, ठीक है। हो सकता है कि आपको डाटा मिल जाए मार्केट से और हो सकता है ना मिले, तो आपने इन चीज़ों को कैसे मतलब मैनेज करना है ये ऊपर लिखा हुआ है,
ठीक है, कि इसमें हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपने अजम्पशंस पे और एस्टिमेट्स पे काम करना है। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ इनएक्टिव मार्केट्स। ठीक है, वो देखें ना स्पेसिफिक साइनर्जी का लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है लिस्टेड, ठीक है, उसकी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू इतनी है, लेकिन आपके इंस्ट्रूमेंट की कुछ और है क्योंकि वो कंपनी जो है साइनर्जी बेस्ड कंपनी है, मतलब उनकी कोई और कंपनीज भी हैं जिसकी मतलब मिला के अगर उन्होंने एक वैल्यू निकाली। देखें ना साइनर्जी क्या है कि 1+1 नॉट 2 बट 11। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन जो आप अनऑब्जर्वेबल इनपुट की बेस पे करेंगे वो डिफरेंट हो सकती है एक्टिव मार्केट की वैल्यू से या फेयर वैल्यू से। उसके बाद है जी इनएक्टिव मार्केट्स क्या होती हैं। तो इनएक्टिव मार्केट कहते हैं कि ऐसी मार्केट नहीं होती कि जिसमें कोई ट्रेडिंग ही ना हो रही हो, नहीं, हो सकता है कि एक मार्केट वो हो जिसमें ट्रेडिंग हो रही है लेकिन वो भी इनएक्टिव हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जजमेंट होती है कि मार्केट की इनएक्टिविटी और एक्टिविटी डिसाइड करना इज़ एन अ जजमेंट। ठीक है, बेसिकली डिपेंड करता है लेवल ऑफ ट्रेडिंग पे कि एक मार्केट में कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, एक्टिवली हो रही है, लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड मार्केट नहीं है as compared to US, UK, maybe you can सी दुबई, यूएई, उनमें भी काफ़ी जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहे। लेकिन कुछ मार्केट्स हैं पाकिस्तान में जैसे PMEX जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, उसमें अलग से आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को विज़िट करें, आपको अलग से जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं पोर्टल वो नज़र आएगा। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड के नाम से, तो आप उसको जो है गो थ्रू करें, ब्राउज़ करें उसको, तो आपको काफ़ी चीज़ें उससे मिल सकती हैं सीखने के लिए। उसके बाद है जी पर्टिकुलर डिफ़िकल्टीज में डेवलप वे देयर इज सीवियर curtailment और इवन सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब मार्केट में किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर जो है ट्रेडिंग बंद हो गई है या कर्टेल हो गई है, तो इस केस में आपको उसकी फेयर वैल्यू मेजर करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है कोटेड प्राइसेस आप किधर से ले सकते हैं, आप पब्लिकेशन से, एक्सचेंजेस से ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, मैं आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें सारी वही लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉक्सी प्राइसिंग भी आप ले सकते हैं कि मतलब सिमिलर या रीसेंट ट्रांजैक्शन जो हुई हैं उनकी वैल्यू इस तरह थी तो इस इंस्ट्रूमेंट की भी ये वैल्यू होगी। उसके बाद है जी मॉडल जो होता है, आप देखें मॉडल एक मैथडोलॉजी या जम्पशन पे बेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बाइसनेस के एलिमेंट्स और एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और अजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो लिहाजा आपने इसकी वैल्यूएशन करनी है, बीइंग ऑडिटर करनी है। और जब अकाउंटेंट के तौर पे देख रहे हो किसी ने जब आपको काम करके दिया हो तो आपने उसकी रीज़नेबलनेस को भी ज़रूर इंश्योर करना है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है ना उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि कुछ सीनियर डेट होते हैं, लेट्स सपोज उनको आपने पहले पेमेंट्स करनी है क्योंकि वो सिक्योर्ड हैं, और कुछ सबऑर्डिनेटेड डेट हैं, तो ये सीनियरिटी होती है डेट्स की। उसके बाद जी थर्ड पार्टी प्राइसिंग सोर्सेज में आल्सो भी यूज्ड। कई दफ़ा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मोस्टली जो है थर्ड पार्टी भी उनकी आपको मैयर वैल्यू बता रही होती है। ठीक है, वो जो है आपकी कंपनी को रेगुलरली उनकी परफॉर्मेंस को, उस सेक्टर की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे होते हैं, तो वो आपको दिखा। जैसे पाकिस्तान में है जब पैकरा है, विज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं ये भी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू जो है दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अ चैलेंज बेस्ड ऑन अ रिसेंट सेल ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट दैट प्राइस सर्विसेज वाज नॉट अवेयर ऑफ मे बी अपार्ट वेयर एज अ चैलेंज बेस्ड ऑन कस्टमर्स ओवन वैल्यूएशन टेक्निक। अब वो ये बता रहे हैं कि एक आपने प्राइसिंग सर्विस से ली तो उसकी प्राइस कुछ और थी, आपने सेल कर दिया तो बाद में कुछ और है, तो ये डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है, चैलेंज आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को इन मामलात में बड़ा जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए या उनको एक्टिवली देखना चाहिए, फिर जाके ये इनसे रिलेटेड जो रिस्क हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, फॉर सम मार्केट सच एज फॉर exotic derivative consensus prices might constitute the best available data। ठीक है, डेरिवेटिव्स की टाइप है एक्जोटिक, जिस तरह डेरिवेटिव्स हैं एम्बेडेड हैं इसी तरह ये है। तो आप वो कह रहे हैं कि उधर से भी अवेलेबल डाटा आप इंश्योर कर सकते हैं जो कि उनके कंसेंसस हो रहे होते हैं
कि ये डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है, उससे भी आप इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद है जी ब्रोकर्स या जो सिक्योरिटी ब्रोकर्स हैं, आप उनकी कोटेशन से भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में बैठे होते हैं, उनकी वैल्यू इंडिकेटिव्स होती हैं और सम टाइम ब्रोकर्स को इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं, तो लिहाजा उनकी वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर कंसिडरेशन रिलेटिंग टू थर्ड पार्टी प्राइसिंग सोर्सेज। अगर आपने थर्ड पार्टी की प्राइसेस यूज़ करनी है तो आप उनको अंडरस्टैंड करें कि किस बेस पे कैलकुलेट हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने मैनेजमेंट ने इंश्योर करनी है, देखनी है। वैल्यूएशन एक्सपर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं उस वैल्यू को मेजर करने के लिए। उसके बाद जी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे डिस्क्लोज करना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स भी हो सकते हैं कि उनकी वैल्यूएशन कैसे होनी है, और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो है क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है मसले मसाइल आते हैं आपको लेवल 3 के इनपुट्स में, क्योंकि ये अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स से बेस होती हैं, वैल्यूएशन पे मेजर हो रही होती हैं, तो इनकी जो है ना कई दफ़ा इनकी वैल्यूएशन काफ़ी डिफरेंट हो सकती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, ठीक है जी। ये बैकग्राउंड था, मैंने ट्राई की है कि आपको चीज़ों का एक ओवरव्यू दिया जाए और इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी। आप एक दफ़ा इसको स्टैंडर्ड से ज़रूर रीड कीजिएगा, जो IAPM की नोट्स हैं, बेसिकली इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड चूज़ किया है कि मैं आपको चीज़ें वही बताऊँ जो आपने रीड करनी है, ठीक है। मतलब नोट्स वगैरह या वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस एक ओवरव्यू ज़रूर इसका आपको पता होना चाहिए। ऑडिट कंसिडरेशन है जी, इससे रिलेटेड वो क्या है, वो कह रहे हैं कि चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि देखें इसकी मेजरमेंट में, इसकी अकाउंटिंग में, प्रेजेंटेशन में आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो इसको ऑडिट करने में भी ऑडिटर्स को परेशानी से मुराद ये कि चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये लफ्ज़ बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, गाइडलाइंस यूज़ कर रही हैं और वाकई ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद है जी फ्यू एम्प्लॉय मे एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब वो देखें ना, बता रहे हैं कि क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। देखें गाइडलाइंस कह रही हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है। हो सकता है और बाकी ऐसे होता है, मतलब मेरे आर्टिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग टू बी एंड है। अपने 3.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप के पीरियड में मैंने जितने भी क्लाइंट्स सीनियर बनने के बाद जो किए हैं, मोस्टली उनमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, और ट्रूली स्पीकिंग these create hurdles not only for the management as well as for the auditors, ठीक है। वो क्लाइंट्स जो कि फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हैं, उनका जो ऑडिट कंसिडरेशंस हैं वो वाकई चैलेंजिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर अकाउंट हेड की वेरिफिकेशन, ठीक है। अब देखें ना, वही कह रहे हैं कि फ्यू मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हुआ था लॉस, उन्होंने ना बस ऐसे रीशफल करके ना शो करवा दिया कि जी गेन हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आपको इन चीज़ों का प्रॉपर पता ही नहीं होगा, मतलब आपको उसकी नीटी गिटी का ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे उसको इंश्योर करेंगे कि ये चीज़ें सही हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है, ऑडिट, अब ऑडिट की बात हो रही है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है अपना जी। हर टाइम क्रिटिकल असेसमेंट आपका जो है ना दिमाग कर रहा हो कि अच्छा ये इस तरह है तो कैसे हुआ है ये, मतलब इससे रिलेटेड क्या इनके पास कंफर्मेशन आई, क्या इन्होंने रिकन्सिलेशन प्रिपेयर की, या जो मुझे वैल्यूएशन दिखा रहे हैं मॉडल बना के, उसकी क्या रीज़नेबलनेस है, क्या वाकई ये जो अजम्पशन रीज़नेबलनेस देख रहे हैं वो जो है ट्रू हैं, ठीक है, रीज़नेबल हैं। आपने क्या करना है कि इवेलुएटिंग वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है। अभी ऑडिटर की जजमेंट है, हो सकता है कि वो सिर्फ एक एक्सचेंज की कंफर्मेशन दे के कह दे कि हाँ अभी ठीक है मेरी तसल्ली हो गई है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर मॉडल बना हो और मैनेजमेंट ने कहा हो कि ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, वो उनसे उनकी सपोर्ट मांग ले, हाँ जी बताएं कैसे आप कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट कह रही है जी अब हमारा रेवेन्यू है 5 बिलियन है, अगले साल 15 बिलियन हो जाएगा, तो क्या मतलब ये
ऑडिटर्स को सेटिस्फाई कर रही है मैनेजमेंट की बात, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ठीक है, उन्होंने तो कोई जो है नया प्लांट नहीं लगाया, ना तो उन्हें कोई ऑर्डर मिले हैं, ना ही किस बेस पे वो कह रहे हैं कि हमारा जो है 5 से 10 बिलियन हो जाएगा या 15 बिलियन हो जाएगा। तो आपने उनकी एस्टिमेट्स को, रीजनेबलनेस को एवेलुएट करना है जजमेंट्स की, फिर आपने कंक्लूजन ड्रा करने हैं। मैनेजमेंट की जजमेंट्स हैं, बाइसनेस हो सकती है, आपने उनको एवेलुएट करना है क्रिटिकली कि देखिए मैनेजमेंट ने एक चॉइस ली है, वैल्यूएशन की डिफरेंट टेक्निक थी, मैनेजमेंट ने कहा नहीं हम ये अप्लाई करेंगे, तो देखें वो क्यों उस टेक्निक पे गए हैं, दूसरी टेक्निक पे क्यों नहीं गए। देखें ना, ब्लैक स्कूल मॉडल है, ब्लैक मोटन मॉडल है, डिफरेंट मॉडल्स हैं इनके, तो क्यों मैनेजमेंट उसी मॉडल की तरफ गई है। ठीक है, जैसे ECL के लिए अब देखें वो इसके एम्बिट में नहीं है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का जो मॉडल है, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी काफ़ी अजम्पशंस होती हैं। तो अब देखें क्या वाकई ऐसा है। उसके बाद जी प्लानिंग कंसिड्रेशन है। प्लानिंग के टाइम पे ही ऑडिटर्स ने इवेलुएट करना है कि एक कंपनी जो है कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील कर रही है, कैसे मैंने इनको वेरीफाई करना है, मैंने कौन से अपने टीम मेंबर्स को डिप्यूट करना है, किस कौन कौन से अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मेरे पे एप्लीकेबल है, मैंने फुलफिल मतलब करवाने हैं मैनेजमेंट से। ठीक है, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या स्पेशलाइज स्किल्स नॉलेज चाहिए मुझे। ठीक है, मैं कौन से टीम मेंबर्स को रोल दूँ, ठीक है, उनको एलोकेट करूँ ताकि ये एरियाज प्रॉपरली ऑडिट हो सके। ठीक है, देखो वो लिखा कह रहा है कि रीडिंग दिस IAPN इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपने अपने नोट्स, अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है। ये नहीं है कि मैंने ये ऐसा पढ़ लिया है IAPN, ठीक है जी मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग में और उससे रिलेटेड ऑडिट कंसिडरेशन में। नहीं, आपने, इसीलिए मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको कहा था कि आपने सबसे पहले अपने नोट्स, अपनी इन चीज़ों को वो रिवाइज करना है। ठीक है, example of matter that auditor may consider when obtaining understanding of the entity, to which type of financial instrument the entity is exposed, to use which they are put, management and where approved those charged with governance of the function of their use and accounting estimates। अब ये सारी चीज़ें आपने हाउ दे फिट इनटू द एंटिटी ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। हर एंटिटी की ना अपनी अपनी ना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, रिस्क एपिटाइट होती है, रिस्क उनकी नेचर रिस्क अवर्स भी हो सकती है, रिस्क टेकिंग भी हो सकती है। तो आपने देखना है क्या मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो प्रॉपरली फिट बैठते हैं। ठीक है, वो उनके साथ अलाइन है, मतलब देखें ना गोल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन उनकी है इम्प्लीमेंटेशन, तो ये भी आपने देखना है। उसके बाद है जी ISA 220 रिवाइज रिक्वायर द मैनेजमेंट पार्टनर टू डिटरमाइन दैट मेंबर ऑफ द इंगेजमेंट टीम एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द इंगेजमेंट टीम कोलेक्टिवली हैव द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। अब ये चीज़ें कि आपने, ये ऐसी एरियाज़ हैं कि जिसमें आपको जो इंगेजमेंट रिव्यूवर है ISQM2 जो कि आज जो रिवाइज हो गया उसमें देखते हैं, उसके भी स्टैंड लेक्चर्स अपलोड हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो भी आप लेक्चर लें। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जिसमें सेकंड पार्टनर को कंसल्ट करना लाजमी हो जाता है। ठीक है, मतलब आप क्योंकि जिसमें जजमेंट्स और मेजरमेंट्स की जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है वो आपको रिक्वायर करती है कि आपने सेकंड ओपिनियन लाजमी लेना है। सेकंड ओपिनियन, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने को इस पर रिपोर्ट लेनी है, नहीं, आपने अपने रिलेटेड जो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, एंगेजमेंट रिव्यूअर है, उसको लाजमी कंसल्ट करना है कि मैंने इसकी वैल्यूएशन को इस तरह असेस किया है, रीज़नेबलनेस को, एस्टिमेट्स को, अब देखें आपके ख्याल में क्या है। ठीक है, उसके बाद है जी ISA 315 इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द ऑडिटर एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो आपने उसकी असेस करते हुए इंश्योर देख लेना है कि ये एंटिटी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील कर रही है तो क्या इससे रिलेटेड कंट्रोल्स प्रॉपरली मॉनिटर हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, चीज़ें आपने देखनी है। एरियाज़ वेयर द रिस्क ऑफ, अब देखें इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी इसमें आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर्स की भी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट ने प्रॉपर TORs सर्कुलेट किए होते हैं तो क्या इंटरनल ऑडिटर्स उनकी प्रॉपर कंप्लायंसिस करवा रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट की जो पॉलिसी प्रोसीजर है कंप्लायंस की उनको देख रहे हैं, आपने उनकी एक्टिविटीज़ को देखना है। ठीक है, और अगर कोई रिस्क हैं तो क्या वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, असेस हो रहे हैं और मैनेज भी हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें भी आपके इंटरनल ऑडिट की वैल्यूएशन भी करनी है इसमें।
उसके बाद है जी ISA 540 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मैनेजमेंट मेक अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, तो आपने उनकी रीजनेबलनेस एस्टीमेट को देखना है। ये बेसिकली ISA 540 से लिंक चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखें कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं कि हर एंटिटी की अपनी अपनी रिस्क एपिटाइट होती है। तो आप देखें कि क्या एंटिटी अपनी एज पर रिस्क एपिटाइट ही इन इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्ट फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन में गिव राइज टू इंक्रीज इंसेंटिव फॉर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय टू इंगेज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग। ठीक है, कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट में एक कॉन्टैक्ट किया मैनेजमेंट ने। ठीक है, अब मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो मैनेजमेंट को क्योंकि बोनस वगैरह मिलने होते हैं, इस तरह की चीज़ें, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ये वो लिंक्ड होती है। तो हो सकता है कि वो इन चीज़ों को जो मार्केट में चेंजेस आई हैं इसकी वैल्यूशन में, वो इसको जो है मैनिपुलेट करें। तो ये फ्रॉड रिस्क के फैक्टर भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स भी हो सकता है। तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, आपने इनको देख लेना है। ठीक है, फैक्टर टू कंसीडर इन डिटर्मिनिंग वेदर एंड व्हाट एक्सटेंड टू द टेस्ट एंड ओपनिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल। आपने कंट्रोल की वैल्यूशन करनी है। ये वही है कि देख लें कि जो असर्शंस हैं, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और एग्जिस्टेंस वगैरह, वो प्रॉपरली कंप्लाई हो रही हैं, प्रॉपरली कंफर्मेशनें बन रही हैं, रिकन्सिलेशन बन रही है, मैनेजमेंट फुली क्वालिफाइड है, उन कंट्रोल्स को रेगुलरली मॉनिटर कर रही है। अब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, बार बार स्टैंडर्ड में एक ही बात आ रही है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है प्रोसीजर्स क्या होंगे, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने हैं, उनकी जो मतलब रिकन्सिलेशंस हैं उनको देखना है। ठीक है, और अपने इनकी कंट्रोल्स की ट्रांजैक्शंस हैं उनको इवेलुएट करना है कि वाकई प्रॉपरली कंट्रोल एम्प्लॉय हो रहे हैं। कुछ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ओवर द काउंटर अपने डेरिवेटिव्स की मतलब ये टाइप्स हैं, आपने उनको देखना है कि अगर कोई नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन हुई है तो मैनेजमेंट ने कैसे उसको अपने फाइनेंशियल्स में इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, आपने इवेल्युएबिलिटी ऑफ एविडेंस को इंश्योर करना है कि वो थर्ड पार्टी से लिया है या ब्रोकर से, या जिससे मतलब उसकी वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, और आपको एविडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए कि अच्छा इस तरह है। ठीक है, जिससे आप कह दें कि मुझे सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है। ठीक है, अब एसेट बैक सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन में दी हुई है कि किधर है एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। For example, in case of an asset-backed security in responding to the risk of material misstatement for such a security, the auditor may consider performing some of the following audit procedure. Asset-backed security ये है कि आपने कोई सिक्योरिटी दी हुई है या ली हुई है। ठीक है, मतलब किसी आपने कोई इंस्ट्रूमेंट किया तो वो सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन थी वो भी कहीं लिखी हुई थी, आप जो है इसको देखिएगा तो आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि स्टार्ट में लिखी हो इसकी डेफिनेशन। अब क्या है जी, आफ्टर असेसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट द एंगेजमेंट टीम डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ प्लान टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। प्लानिंग के टाइम पे आपने देखने हैं। ठीक है, सम टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर्स वो कह रहे हैं कि इंटरम रेट भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो लिस्टेड क्लाइंट है, और बाद में उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि वो स्टिल होल्ड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, कंप्लीटनेस और उससे रिलेटेड प्रोसीजर लिखे हैं कि आपने कैसे इनको इंश्योर करना है। प्रोसीजर दैट में प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द कंप्लीटनेस, कि आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन को चेक करना है, रिकन्सिलेशन को रिव्यू करना है, रीडिंग इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट करना है, जनरल एंट्रीज को देखना है। ठीक है, कि वो कैसे हुई हैं और होना क्या चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें अब देखें ना, वही बात है कि आपको पता होगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, फिर ही आप इनकी वैल्यूएशन कर सकेंगे। अगर कोई वैल्यूएशन हुई है तो उसकी फिर वैल्यू मेजरमेंट कैसे आपने असेस की है। ठीक है, रीजनेबलनेस को कैसे देखा है, वैल्यूएट की आपने उसको, लेवल 1 लेवल 2 की चीज़ों को कैसे देखा आपने, मेथडोलॉजी जो इस्तेमाल हुई है उसकी रीजनेबलनेस को कैसे वैल्यूएट किया, एस्टीमेट जो एज 540 में है आपने एज 540 की रिक्वायरमेंट्स को कैसे वैल्यूएट किया, ये चीज़ें आपने इसमें देखनी है। ठीक है, देखें ना, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू वैल्यूएशन, वेदर वैल्यूएशन टेक्निक आर कॉमनली यूज्ड बाय अदर मार्केट पार्टिसिपेंट। एक वैल्यूएशन उन्होंने लगाई है वो कोई और बंदा यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई जो मार्केट में लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कॉमनली यूज़ हो रही हैं, आप भी वही इस्तेमाल करें। ठीक है, उसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, उनकी रीज़नेबलनेस क्या है, मैनेजमेंट ने उनको बाइसनेस का मुजाहरा तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है।
वो कहता है एज मार्केट बिकम इनएक्टिव द चेंज इन सर्कमस्टांसिस में लीड टू मूव फ्रॉम वैल्यूएशन बाय मार्केट प्राइस टू वैल्यूएशन बाय मॉडल। पहले आप मार्केट से वैल्यू करवाते थे, ठीक है, अब उसकी मार्केट जो इनएक्टिव हो गई है तो आप मॉडल की तरफ आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एवेलुएट करनी है। डेवलपिंग ऑडिट अप्रोच, ऑडिट आपने कैसे करना है कि हाउ मैनेजमेंट मेड अकाउंटिंग एस्टिमेट, टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, डेवलप अ पॉइंट एस्टीमेट कि मेरी वैल्यू ये बनती है, मैनेजमेंट की ये है, तो क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। थर्ड पार्टी से अगर आप वो करवा रहे हैं तो उनकी चीज़ों को भी आपने एवेलुएट करना है कि वाकई वो रिलायबल हैं उनकी प्राइसेस, उन थर्ड पार्टी की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, वो किस तरह की इनपुट यूज़ करके उन्होंने वैल्यू विदड्रॉ की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ले जी, मेनली चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या है, ठीक है। फिर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने जिस तरह उनको प्रेजेंट किया हुआ है, डिस्क्लोज़ किया हुआ है, आपने उसकी देखना है क्या वो एज़ पर स्टैंडर्ड है। अगर नहीं है तो फिर आपने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी है कि इसको ठीक करें, ठीक है, उसका इम्पैक्ट देखें और फिर आप उससे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट पे इम्पैक्ट लें, ठीक है। अगर वो ठीक नहीं करते, अगर ठीक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अदर रेलिवेंट ऑडिट कंसिडरेशन क्या है जी, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इवेंट्स क्या है, हेजिंग है उनका पर्पस है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है, क्या है, क्या वो उनके रिस्क से अलाइन है, उनके गोल से अलाइन है, टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, कोई हैवी टर्म्स तो नहीं है कि जिससे फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो या कोई इशू आए तो मैनेजमेंट को जो है मतलब कोई गोइंग कंसर्न के इश्यूज़ या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हों, मैनेजमेंट ने कोई रिटर्न कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस तो नहीं दी हुई कि जिससे कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए। ये सारी कंसिडरेशन आपने एवेलुएट करनी है इसको ऑडिट करते हुए, ठीक है जी। ये IAPN 1000 था। मैंने कोशिश की है कि आपको एक वन गो में शॉर्ट मतलब लेक्चर के थ्रू आपको चीज़ों का एक ओवरव्यू दिया जाए, प्रैक्टिकली चीज़ों का ओवरव्यू दिया जाए कि किस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। और होपफुली अगर आप इस लेक्चर को सुन लेते हैं, ठीक है, एक दफ़ा स्टैंडर्ड से भी कंसल्ट कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पेपर में कुछ इससे बढ़कर या इससे कोई बाहर कोई चीज़ आएगी, क्योंकि देखें स्टैंडर्ड ही ये है। और मैंने खुद एक दफ़ा पूरे स्टैंडर्ड को रीड करके फिर आपको चीज़ें बताई हैं। मैंने देखें आपको कंप्लीट मतलब वन बाय वन रीडिंग नहीं कराई, क्योंकि मुझे पता है कि जो इस लेवल पे हैं स्टूडेंट मोस्टली वो मतलब पढ़ रहे हैं, उनको चीज़ों का आइडिया है, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रैक्टिकल वे में आपको चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको माशाल्लाह चीज़ें समझ आई होंगी। स्टिल अगर आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और आप मतलब जो है इससे इंशाल्लाह बेनिफिट होगा आपको। लेकिन मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि लेक्चर लेने के बाद एक दफ़ा आपने स्टैंडर्ड से गो थ्रू ज़रूर कर लेना है, फिर आपको इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। और फिर आपने इसको 10-15 दिन बाद एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेना है और फिर पेपर के टाइम पे कर लेना है, तो ये मोर देन इनफ है। ओके जी, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।